पावरिज्म ऐसे ही नहीं बनता। दुनिया में उसकी 750 स्पोर्ट्स पेज मिलिट्री बैठी है और ब्रिटानिया के हैं 145 और रशिया से के थे 37 जो अब कम होके सिर्फ 12 ही रह गए। चाइना के हैं 8। चाइना की मिलिट्री दुनिया में 8 जगह बैठी है। अब इनका मुकाबला बताओ ना क्या है। अब जो गल्फ में लड़ाई हो रही है वो अमेरिका से थोड़ी लड़ी जा रही है। वो तो गल्फ के जो कंट्री है उनमें जो उनके अड्डे हैं वहां से लड़ी जा रही है ना। इसलिए ये जो सुपर पावरिज्म वाली बात है ना, ये इतनी छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। एक ठीक है कि अथॉरिटेरियनिज्म हम थोड़ा मोटा कह सकते हैं कि हम अपनी अथॉरिटी चलाते हैं, वो तो हेडमास्टर की भी होती है, वो तो क्लास में मॉनिटर की भी थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि मास्टर उसकी ज्यादा सुनता है, वो शिकायत लगा देता है, मास्टर दीजिए करता है। ये वो तो गांव में सरपंच की भी होती है उतनी अथॉरिटी तो। और कहाँ सरपंच कहाँ ट्रंप, इन दो बातों में यार कोई मेल हो सकता है क्या? इसलिए ये सुपर पावरिज्म वाली बात है ना, जो ये क्या करते क्या, ये सुपर पावरिज्म बना कैसे? ये हथियारों के जोर पे बना है। दुनिया के टॉप 10 कंट्री हैं, जो टॉप के 10 देश है, उसमें है अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, जापान, इटली, यूके, स्पेन, साउथ कोरिया और इजराइल। ये दुनिया के टॉप 10 हथियार बेचने वाले देश हैं, जिसमें अकेला अमेरिका टोटल का 40% सेल करता है। जब मैं अमेरिका कहता हूं तो मैं अमेरिका की सरकार की नहीं कहता, अमेरिका की कंपनियां हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे भी दिलचस्पी नहीं रखते कि अमेरिका की सरकार कैसे बनती है ना। वो ऐसे नहीं बनती जैसे इंडिया की सरकार बनती है। जब राष्ट्रपति चुना जाता है ना, तो वो अपना पर्सनल मंत्रिमंडल बनाता है। वो किसी भी और, ना वो सेनेट का ना वो कांग्रेस का मेंबर नहीं होता। जैसे हमारे तो जब प्रधानमंत्री बनता है, मंत्रिमंडल बनाता है, तो या तो वो लोकसभा से लेता है, कुछ को राज्यसभा से लेता है। अगर कोई वैसे भी ले लेता है तो उसको राज्यसभा या लोकसभा में 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्ट होना पड़ता है। लेकिन अमेरिका में ये नहीं है। अमेरिका में जो उसका मनपसंद है, अगर वो सेनेट का मेंबर है या कांग्रेस का मेंबर है, तो वो रिजाइन दे के उसके मंत्रिमंडल में आएगा। ऐसे नहीं आ सकता कि वो कांग्रेस का मेंबर या सेनेट का मेंबर भी रहे, कांग्रेस का मेंबर भी रहे और ट्रंप की मतलब जो कैबिनेट है उसका मेंबर भी रहे। ऐसे नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, कई बार हम उसको अंदर से जो वो उसका खोखलापन है वो देखते ही नहीं। इसलिए वो करता क्या है ऐसा। अब देखो ना, जब ईरान ने कोई भी प्रपोजल थ्रू पाकिस्तान अमेरिका को भेजा, तो अमेरिका की प्रतिक्रिया या उसके राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया कैसे आती थी? ऐसे थोड़ी आता था कि नहीं यार, प्रपोजल आपका रैशनल नहीं है। वो उसकी प्रतिक्रिया आता थी, मैं इससे खुश नहीं हूं। वो सोशल ट्रुथ पे क्या लिखता था? मैं खुश नहीं। इसका मतलब उसको खुश करना जरूरी है ना। वो रैशनल हो प्रपोजल या ना हो, उसके कोई माने नहीं है। माने किस चीज के लिए कि ट्रंप खुश हो जाए ना, देखने सार के वाह मेरे नीचे आ गया ये मेरी मां। इसलिए ये जो आज की 21वीं सदी में सुपर पावरिज्म अब चलेगा नहीं। ये बातें यही इंडिकेट करती है
जे रशिया यूक्रेन की बार भी यही इंडिकेशन दे रही है हमें, और यही इंडिकेशन हमें अभी जो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे अटैक किया उसका इंडिकेशन भी इस तरीके से ही आ रहा है। और जो जो सुपरा नेशनल वो स्टेट्स है या ऑर्गेनाइजेशन है उनका रिस्पॉन्स भी यही है कि पहली बार आपने सुना है कि ब्रिटेन ने कह दिया कि नहीं, हम इस जंग में डायरेक्ट शामिल नहीं होंगे। हालांकि जब वो अब दोबारा लड़ाई लड़ने की बात आ रही थी तो उन्होंने थोड़ा दबे मन में ये तो जैसे कर दिया था कि हमारे आप अड्डे यूज कर सकते हो, वो भी बिल्कुल ही दबे मन से किया था। लेकिन खैर नहीं, उन्होंने सबने बोला कि नहीं, हम मतलब पूरे इवन नाटो ग्रुप ने पूरे के पूरे में बोल दिया कि नहीं, हम इसमें जंग में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये जंग बगैर मतलब की जंग है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ये दुनिया को बर्बाद करने की, दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद करने वाली जंग। अब जब ईरान ने ये प्रपोजल दिया कि अगर शांत मतलब मेरे साथ बात करनी है, युद्ध खत्म करना है, तो जितना भी आपने डैमेज किया है ईरान में, हमारे पुल तोड़े हैं, हमारे बांध तोड़े हैं, जहाँ हमारे कुछ फैक्ट्रियों को अपना ये रिफाइनरियों को आग लगाई है, जहाँ बिल्डिंगों को ध्वस्त किया है, उसका मुआवजा आपको देना पड़ेगा। तो ट्रंप ने बीच बिचारे वाला रास्ता ईरान को निकाल के ये दिया कि यार आप वो हॉर्मुज में से जो जहाज निकलेंगे उन पे टैक्स लगा लो, उससे अपनी भरपाई कर लो यार, मेरे से क्यों मांगते हो। उससे वो सहमत है। और उससे क्या हो रहा है कि मतलब आम लोगों पे असर तो नहीं पड़ेगा ना, कि अगर वो टैक्स दे के आते हैं, टैक्स भी कम नहीं है, वो $1 मिलियन में है टैक्स, तो फिर वो मतलब जब वो वहां से जो भी गुजर के आएगा, गैस आएगी, नेचुरल गैस आएगी, पेट्रोलियम पदार्थ कोई भी आएगा, इसका मतलब वो उसका खमियाजा किसके सिर पे आएगा? वो आप और हमारे सबके। आप जो रसोई का सिलेंडर लेने जाएगा उस पे उसके हिस्से वो आएगा। इसीलिए रसोई वाला सिलेंडर महंगा हो रहा है ना, इसीलिए पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है ना। अब देखो किया उसने, कर कोई रहा है, पर कोई रहा, और जो पढ़ रहा है वो आराम से पढ़ रहा है, वो उसमें कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहा है। ये और भी दुख की बात है कि हमें कहीं को पता ही नहीं यार, ये हम जो उसकी करनी है हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए जो सुपर पावरिज्म है, जो इसमें जो क्या है, ये राजनीति में अथॉरिटेरियनिज्म लाता है, इकोनॉमी में ये पूंजी को और ज्यादा सेंट्रलाइज करके कुछ कुछ हाथों में केंद्रित करता है, और कल्चर में ये अपनी मर्जी दूसरों पे थोपता। क्योंकि समाज में मोटे तौर पे 3 ही आयाम है समाज के मोटे, उसकी इकोनॉमी, उसका कल्चर और उसकी पॉलिटिक्स। ये करता है वो तीनों में। इसलिए ये ईरान ने अगर ये इसका मुकाबला किया है, मेरे को ये लगता है कि उसका मुकाबला करने में जो सबसे बड़ी ताकत आई है उसके अंदर, खुद के अंदर, वो आया है वहां का ह्यूमन रिसोर्स का डेवलप होना। देखो वहां चाहे मुल्लाबाद है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां मुल्लाबाद नहीं है, लेकिन जब वहां की एजुकेशन की कंडीशन तो देखो ना, वहां महिलाओं की एजुकेशन की कंडीशन देखो। मुल्लाबाद तो जरा अफगानिस्तान में भी है और मुल्लाबाद ईरान में भी है, और वो मुल्ले और वो मुल्लों में फर्क तो देखो ना। ये तो 5वीं कक्षा में भी बच्चियों को पढ़ने नहीं देना चाहते अफगानिस्तान वाले, और वहां यूनिवर्सिटियों में टॉपर हैं लड़कियां, इंजीनियर है, डॉक्टर, और वो दुनिया में टॉप करते हैं।
वहाँ का वो जो डिफेंस मिनिस्टर था उसकी बेटी अमेरिका की सेकंड मतलब जो यूनिवर्सिटी है उसमें टॉप किया उसने, और इस बार फिर उसको कह दिया कि नहीं तेरे को एडमिशन नहीं देंगे। उस बच्ची को उन्होंने एडमिशन नहीं दी क्योंकि तुम वहाँ के वो रूलिंग एलिट की परिवार की मेंबर हो। इसलिए मेरे को ये लगता है कि ईरान ने अगर उसको काउंटर किया है तो वो उसका जो मेन काज है वो है उसके नेचुरल रिसोर्सेज का डेवलप हो जाना। और उन्होंने जितने भी ये हथियार भी बनाए हैं ना, वो एक बात जे मैं एक रिपोर्ट देख रहा था वो ये आ रहे थे कि जितने भी ये मिसाइलें छोड़ते हैं ना अमेरिका वाले, इजराइल वाले, जितने भी ये ड्रोन छोड़ते हैं, जितने भी ये मतलब और चीजें छोड़ते हैं, वो सारी चलती नहीं है, वो कुछ ना कुछ उसमें से मिस हो जाती है, ऐसी गिर जाती है। और उन्होंने उसको जितने इनकी मिस हुई ना मिसाइलें, उसको उन्होंने देखा और उसके बेसिस पे उससे बढ़िया मिसाइल बनाई रिवर्स इंजीनियरिंग किया। और उस ड्रोन को उन्होंने स्टडी किया और उस ड्रोन को स्टडी करके उससे बढ़िया ड्रोन बना लिया और सस्ता बना लिया। और उसमें एक बात ये रही कि ईरान का जो ड्रोन है ये 13 से 15,000 डॉलर में बन जाता है। उसको काउंटर करने के लिए जो इजराइल के पास मिसाइल है, जो यूएसए के पास मिसाइल है, वो कम से कम $5 मिलियन की है। तो इन्होंने क्या किया, 200-300 कट्ठे ही वो छोड़ देते थे ये ड्रोन, और उसमें कुछ भी नहीं होता था। और उनको इंटरसेप्ट करने के लिए फिर इतनी भारी मतलब भारी भरकम इनका वो जो पैसे वाली मिसाइलें थी वो छोड़नी पड़ती। और बात यही हुई कि इनका वो सारा खत्म कर जो सारा सिस्टम था वो उन्होंने धीरे धीरे करके खत्म कर दिया। अब इसलिए ऐसे थोड़ी ट्रंप पीछे हटा है, क्योंकि ट्रंप की जो प्रपोजल थी ना, इसने फ्राइडे को इसलिए किया था कि सैटरडे संडे शेयर मार्केट बंद रहेगी और मंडे तक हम काम फतेह कर देंगे, ताकि शेयर बाजार पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़े। जैसे पंजाब में जो हुआ था ना, जिसको ब्लू स्टार ऑपरेशन कहते हैं, हरमंदिर साहब में जो अटैक किया था इंडियन मिलिट्री ने, उसका ब्लू स्टार नाम इस करके रखा था कि ये रातों रात तारे की छांव में खत्म कर देंगे। उनको थोड़ी पता था कि हफ्ते से ज्यादा चलेगा, ये संडे को भी चलेगा। और इसीलिए ये जो इन्होंने अटैक किया है, ये वो देख के कर दिया कि वेनेजुएला में हम गए, वहां से राष्ट्रपति और उसकी मिसेज को उठा लाए, मतलब जैसे कोई कबूतर पकड़ते हैं ऐसे पकड़ के ले आए और अपनी जेब में डाल रखा है और मुकदमा चला दिया। इनको तो यही था कि यही ईरान में हो जाएगा। अब 21वीं सदी में जितना भी लोगों ने अपने आप को डेवलप किया है, जिस भी कंट्री ने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, अपने मनुष्य समूह को डेवलप किया है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल चाइना है हमारे सामने। चाइना हमारे से 2 साल बाद फ्री हुआ, हम 47 में हुए अंग्रेजों से फ्री, वो 49 में हुए, 49 में फ्री हुए। लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया वो दिया एजुकेशन को, और एजुकेशन देके उन्होंने अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे उसको सबसे ज्यादा डेवलप किया। और जहां ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप हो गए और उनकी तादाद ज्यादा थी और वो सस्ती लेवल के रूप में जब दुनिया की कंपनियों को मिलने लगी, तो दुनिया की सारी कंपनियां वहां शिफ्ट होनी शुरू होगी, वहां इन्वेस्टमेंट होनी शुरू होगी, जिसको सो कार्ड विकास हम बोलते हैं, वो वही हुआ। और अब इनकी लीडरशिप भी देखो ना, इनका राष्ट्रपति
गैनी स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है, ठीक है। इनका प्रधानमंत्री देखो, इनका विदेश मंत्री, उनकी एजुकेशन का लेवल तो देखो ना, चाय वाला कोई भी नहीं उनमें। पूरी लीडरशिप में रामकी में चाय बेचने वाला एक भी नहीं है। इसलिए 21वीं सेंचुरी ये बता रही है कि आप हथियारों के जोर, आप अपनी सुपर पावरिज्म के जोर अब दुनिया को दबा नहीं सकते। दुनिया को कोऑपरेशन के जरिए ही आगे बढ़ाया जा सकता है। यही प्रतिक्रिया जो दी है, यही जो सुपरा नेशनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसीलिए दी है। उनको ये लग रहा था कि अब ये काम चलेगा नहीं, अब ये चलने वाला काम नहीं रहा। इसलिए ये जो नई नई बातें हमारे सामने आई है और उस